एक शख्स 3 बार प्राइम मिनिस्टर और 3 ही बार ऑफिस से निकाला गया। ये कहानी है नवाज शरीफ की, जिनकी सियासत पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत ही अजीब और ड्रामेटिक चैप्टर है। उठना, गिरना, मुल्क से बाहर जाना और फिर वापस आना, ये एक ऐसी दास्तान है जो बार बार खुद को दोहराती है। और इसके पीछे है एक 30 साल लंबी कश्मकश, नवाज शरीफ बनाम दी एस्टैब्लिशमेंट। तो सवाल ये उठता है, आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक ही प्राइम मिनिस्टर जिसे लोगों ने 3 बार चुना, उसे 3 बार अपने ओहदे से हटा दिया जाए। चलिए इस एक्सप्लेनर में इसी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी की परतें खोलते हैं। 3 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये नंबर एक तरह से नवाज शरीफ के पूरे पॉलिटिकल करियर की समरी है। 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने और तीनों ही बार अपना टर्म पूरा करने से पहले निकाले गए। इस एक नंबर के पीछे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की एक बहुत ही गहरी और पेचीदा सच्चाई छुपी हुई है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, उनके आगाज से। ये कहानी शुरू होती है 1980s में, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि नवाज शरीफ ने पॉलिटिक्स में एंट्री सिस्टम के खिलाफ लड़कर नहीं ली थी, बल्कि वो तो खुद सिस्टम के अंदर से उसी के एक पैदा करदा शख्स के तौर पर आए थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। शुरू में जनरल जियाउल हक के द्वार में नवाज शरीफ को मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का प्रोटेजे माना जाता था, यानी उनका खास आदमी। कितनी अजीब बात है ना कि वो उन्हीं ताकतों के इतने करीब थे जिनसे आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी लड़ाई होनी थी। और उनका सफ़र भाई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने, फिर उन्होंने अपनी एक बिजनेस फ्रेंडली इमेज बनाई। उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो के सामने वो एक कंजर्वेटिव ऑप्शन की तरह सामने आए, और फिर 1990 में एस्टैब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट के साथ वो पहली बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन ये जो सब ठीक है वाला माहौल था ना, ये ज़्यादा दिन नहीं चला। बहुत जल्द ही तकरार का एक सिलसिला शुरू होने वाला था। अब आप सोचेंगे कि ये सिस्टम या एस्टैब्लिशमेंट है क्या? देखिए, ये एक पावरफुल नेटवर्क है जिसमें मिलिट्री, इंटेलिजेंस एजेंसीज और टॉप के सरकारी अफसर आते हैं, जो मुल्क की पॉलिटिक्स पर बहुत गहरा असर डालते हैं। और इसी नेटवर्क से लड़ाई नवाज शरीफ के करियर का आगे जाकर सबसे बड़ा चैप्टर बनने वाली थी। और देखिए, ये साइकिल कितनी जल्दी शुरू हुआ। 1990 में पीएम बने और 1993 में प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान से अनबन हुई, तो मिलिट्री ने बीच बचाव करा के उनसे रिजाइन करवा दिया। ठीक है, फिर वो 1997 में जबरदस्त मेजॉरिटी से वापस आए। लेकिन इस बार क्या हुआ? 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री कू कर दिया और उनकी हुकूमत ही खत्म कर दी। तो वही पैटर्न, ऊपर जाना और फिर नीचे आना। तो आखिर ये झगड़ा था किस बात का? इसको आसान लफ्जों में समझते हैं। देखिए, एक तरफ थे नवाज शरीफ। वो चाहते थे कि सिविलियन गवर्नमेंट मजबूत हो, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाएं, प्रेसिडेंट की पावर्स कम करें। और दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट। जब भी नवाज शरीफ ने ऐसा करने की कोशिश की, एस्टैब्लिशमेंट का जवाब था या तो मिलिट्री मीडिएशन, या मिलिट्री कू, या फिर इदारों के जरिए प्रेशर डालना। मिलिट्री कू के बाद तो उन्हें मुल्क से ही निकाल दिया गया, एग्जाइल में भेज दिया गया। सबने यही सोचा, बस अब इनका पॉलिटिकल करियर तो खत्म। लेकिन नवाज शरीफ, जैसे कि हमने देखा, हमेशा वापसी करते हैं, और उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। तो हुआ ये कि 1999 के कू के बाद वो कई साल सऊदी अरेबिया में एग्जाइल में रहे। फिर 2007 में वो पाकिस्तान वापस आए और 2013 में सबके अंदाजों के खिलाफ लोगों ने उन्हें एक और मौका दिया। वो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने। आप सोचिए, ऐसी पॉलिटिकल कमबैक की शायद ही कोई मिसाल मिले। इस बार अपने तीसरे टर्म में उनका पूरा फोकस इकोनॉमी पर था। सीपैक, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मुल्क के आने वाली एनर्जी क्राइसिस को ठीक करना, ये सब उनकी प्रायोरिटीज थीं। लेकिन भले ही फोकस इकोनॉमी पर था, पर्दे के पीछे वही पुरानी पॉलिटिकल लड़ाई धीरे धीरे सुलग रही थी और एक नए तूफान की जमीन तैयार हो रही थी। और फिर वो तूफान आ ही गया, उनकी तीसरी और अब तक की आखिरी बार ऑफिस से बर्दाश्तगी। लेकिन इस बार तरीका अलग था। कोई मिलिट्री कू नहीं हुआ। इस बार उन्हें निकाला गया कोर्ट्स के जरिए, और इसकी वजह बना पैनामा पेपर स्कैंडल। तो 2016 में क्या हुआ? पैनामा पेपर्स लीक हुए। ये एक ग्लोबल लीक था जिसमें दुनिया भर के बड़े लोगों के नाम थे, और इस लीक से पता चला कि शरीफ फैमिली के कुछ ऑफशोर एसेट्स हैं। बस इसके बाद पाकिस्तान में एक जबरदस्त पॉलिटिकल स्टॉर्म आ गया, और इसके बाद तो जैसे एक के बाद एक चीजें होने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। 2017 में उन्हें पब्लिक ऑफिस के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फिर 2018 में उन्हें करप्शन केसेस में सजा भी हो गई, और आखिर में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो लंदन चले गए। तो नतीजा क्या निकला? एक बार फिर पावर से बाहर और मुल्क से दूर। अब इस पूरे मामले पर मुल्क नहीं, पूरा 2 हिस्सों में बंट गया।
उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि ये सब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया, जबकि उनके क्रिटिक्स कहते हैं नहीं, ये तो अकाउंटेबिलिटी थी जो जरूरी थी। असलियत क्या है, इस पर डिबेट तो आज तक चल रही है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ की कहानी ना सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये असल में पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप की कहानी है। आप खुद सोचिए, 3 बार उन्हें हटाया गया, उन्हें एग्जाइल में जाना पड़ा, उन्हें सजाएं हुई, लेकिन इन सब के बावजूद नवाज शरीफ 2023 में पाकिस्तान वापस आए और आज भी वो एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स हैं। उनकी पॉलिटिकल सर्वाइवल वाकई में कमाल की है। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, इस कहानी का दूसरा और शायद सबसे अहम किरदार है द एस्टैब्लिशमेंट। एक बार फिर याद दिला दूं, ये पाकिस्तान में एक इनफॉर्मल टर्म है जो मिलिट्री, इंटेलिजेंस एजेंसीज और टॉप ब्यूरोक्रेसी के उस पावरफुल नेटवर्क के लिए यूज होती है जो नेशनल पॉलिसी पर असर डालता है। तो इससे हम क्या समझे? नवाज शरीफ का करियर असल में पाकिस्तान में एक रिपीटिंग पैटर्न को दिखाता है। होता क्या है, एक सिविलियन लीडर आता है, वो अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है, इससे इंस्टीट्यूशंस के बीच टेंशन बढ़ती है, फिर एक क्राइसिस पैदा होता है जिसके नतीजे में लीडरशिप चेंज हो जाती है और फिर ये पूरा साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। और ये जो कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है ना, इसलिए पाकिस्तान की हर बड़ी चीज पर असर डाला है। सिविल मिलिट्री रिलेशन से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में होने वाले बदलावों तक और यहां तक कि कोर्ट्स के काम करने के तरीके पर भी। ये सिर्फ पावर की लड़ाई नहीं है, ये इस बात की लड़ाई है कि मुल्क किस डायरेक्शन में जाएगा। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आते हैं, क्या नवाज शरीफ की ये कहानी एम्बिशन की, तकरार की और हर बार वापस आने की पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में भी कुछ बताती है? क्या ये जो पावर का आना जाना है, ये सर्कल, ये कभी टूटेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।